नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने इसके पीछे 2 और भी वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लोग उन्हीं लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली को स्पष्ट करें। क्लाइव की जो चर्चा है वह हम देखते हैं बक्सर युद्ध के समय की, यह से संबंधित है। यह जब बक्सर युद्ध के पश्चात तीनों सेनाएं खास करके जो इसमें सम्मिलित थी, ये मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के सूबेदार मीर कासिम, तो तीनों की संयुक्त सेनाएं इसमें बक्सर के युद्ध में 1764 में हार जाती हैं और उसके पश्चात क्लाइव शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1764 ईस्वी को किया जाता है और उसी के 4 दिन बाद शुजा-उद-दौला के साथ भी संधि होती है और इसी संधि के माध्यम से हम देखते हैं कि क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है कि क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। क्लाइव ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को विशेषतया उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व थी। इस तरह दीवानी और निजामत, जिसमें दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा निजामत के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों के अधिकार पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गए। द्वैध शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व से 26 लाख रुपए प्रति वर्ष सम्राट को तथा 52 लाख रुपए बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों में संचालन के लिए दिया जाना था। शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह पर टिप्पणी लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में भोजपुर से या बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। लेकिन अगर पटना से पूछ दिया जाए तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से कौन कर रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली। तो चलिए चलते हैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह का सन 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता था। बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया और 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को दानापुर के सिपाहियों के साथ आरा नगर पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के वांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर के विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने इनके बारे में लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई, उस दिन बुरी तरह वो घायल होने पर भी इस रणबांकुरे ने जगदीशपुर किले से गोरे पिस्सुओं का यूनियन
जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति पाई। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किस वजह से 1857 का जो है वो क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तो देखते हैं, विद्रोह के तात्कालिक कारणों में चर्बी लगे उन कारतूसों का जिक्र किया जाता है जिसे प्रयोग के लिए लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिकों को दिया गया था। गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त इस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया, जिसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिला। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष की कारावास दी गई। खुला विद्रोह 10 मई दिन इतवार को सायंकाल 5 से 6 बजे के बीच प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्पश्चात 3LC में भी आपका विद्रोह फैल गया और इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोली चलाई। अगला जो प्रश्न है वह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। तो बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण जो था वो अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया रॉलेट एक्ट कानून था, जो वर्ष 1919 ईस्वी में बना था। उसी को लेकर के जगह जगह विद्रोह हो रहे थे और इसी विद्रोह का एक रूप हम जलियांवाला बाग में भी देखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इसके जब का परिणाम बड़े भयंकर देखते हैं। तो देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था। तो पंजाब में जनरल डायर ने डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू नामक 2 नेताओं को पकड़कर पंजाब में बहिष्कृत कर दिया। महात्मा गांधी की दिल्ली जाते हुए रास्ते रोक लिए गए और उन्हें मुंबई भेज दिया गया। इन घटनाओं ने भारतीयों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। भारत के विभिन्न भागों में उपद्रव हो गए और सरकार ने कठोरता से उनका दमन किया। अमृतसर में एक अत्यंत भीषण घटना घटी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में 3 दिन पहले पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों के विरोध में एक सार्वजनिक सभा की गई, जिसमें करीब 20,000 पुरुष स्त्री बच्चे सम्मिलित हुए। उसी अवसर पर गवर्नर ओ डायर सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उसने बाग के दरवाजे को रोक दिया और बिना किसी चेतावनी के उस समय तक मशीन गनों और बंदूकों से गोलियां चलवाई जब तक कि वे समाप्त न हो गए, और फिर वह मृतकों और घायलों को छोड़कर चला गया। सरकारी रिपोर्ट के आधार पर वहां 400 लोग मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हुए। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो खिलाफत आंदोलन जो जुड़ा हुआ है वह है खलीफा के दुर्व्यवहार से। तुर्की के जो खलीफा थे वह पूरे विश्व समुदाय के खलीफा माने जाते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और उसमें जो पेरिस संधि हुई तो उसमें कहा गया था कि वह खलीफा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में इसके विरोध होते हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। भारत में भी अली बंधुओं के द्वारा इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो वर्ष 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात टर्की के खलीफा के पद को
अंग्रेजों द्वारा समाप्त किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान उत्तेजित हो उठे। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में भारत में एक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया और अंग्रेजों से मांग की गई कि वे मुसलमानों के धार्मिक प्रधान के कार्यों या उसकी स्थिति में कोई हस्तक्षेप न करे। 31 अगस्त 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने हेतु खिलाफत आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। इस आंदोलन का प्रभाव खलीफा की स्थिति पर तो न पड़ा, परंतु इससे कांग्रेस को असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव से मोह भंग होने पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध खुलेआम प्रचार करना था। इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किया गया। जैसे ही कोई व्यक्ति या छोटा समूह गिरफ्तार किया जाता था, उसका स्थान अन्य कोई ले लेता था। इस आंदोलन में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। क्वेश्चन पूछा भी जा जाता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। लेकिन यह सत्याग्रह बहुत सीमित उत्साह ही जागृत कर सका और अंततः गांधी जी ने 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को इसे स्थगित कर दिया। 5 जनवरी 1941 ईस्वी को यह अभियान फिर शुरू किया गया और इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई। पूना समझौता पर टिप्पणी करें। अगला प्रश्न है, तो सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में मैकडॉनल्ड के द्वारा लाया गया था सांप्रदायिक पंचाट, उसी के विरोध में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ा करके 148 कर दिया गया। दरअसल मैकडॉनल्ड चाहते थे कि भारत में हरिजनों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। शुरू से ही उनका जो नीति रहा है वो अंग्रेजों की वह फूट डालो और राज करो की नीति थी, लेकिन गांधी जी के इस निर्णय से जो विभाजन होने वाले थे हिंदू और हरिजन समुदाय, वो उसे रोकने में सफल हुए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर प्रकाश डाले। दरअसल 1919 ईस्वी में जो एक्ट बना था, अधिनियम बना था, उसी की समीक्षा के लिए साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था और भारत में इसका आगमन फरवरी 1928 में हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था साइमन गो बैक नारे लगाने का, कि इसमें सभी अधिकारी जो थे, जिसमें सात सदस्य थे और सातों के साथ सभी अंग्रेज थे, और इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया गया था। दरअसल यह भारतीय हित की रक्षा के लिए इसकी समीक्षा की जानी थी, इसलिए भारतीयों ने इसे वापस जाने का नारा लगाया। तो देखते हैं इसमें क्या है कि साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पहला,
प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का भी समय नहीं आया। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। साइमन कमीशन का विरोध। कमीशन के सभी सदस्य, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, सभी अंग्रेज थे और इसलिए व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता था। 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन के बहिष्कार का फैसला किया। साइमन कमीशन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहाँ जहाँ भी पहुँचा, उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। अगला जो प्रश्न है वह है क्रिप्स योजना के संबंध में कि क्रिप्स योजना का गठन क्यों किया गया था और यह सफल क्यों हो गया। तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व की युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हो गई थी और उसने बिना भारतीयों की सलाह मशवरा किए पूरे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिसका विरोध भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। अतः इस समय ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारतीय पूर्ण रूप से उसको युद्ध में सहयोग करें, लेकिन भारत के लोग, भारत राष्ट्रवादी भी चाहते थे कि उन्हें भी उसके लिए कुछ उसके परिणाम दिए जाएं, उसको कुछ रिजल्ट दिया जाए और इसी को लेकर के क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। तो देखते हैं, तो 1942 ईस्वी के आरंभ में ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा ही सहयोग पाने के लिए उसने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन भेजा। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यथाशीघ्र स्वशासन की स्थापना करना है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने प्रभावकारी शक्ति को तुरंत भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने व भारत की सुरक्षा में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। दरअसल राष्ट्रवादी चाहते थे कि हम एक ही शर्त पर उनका सहयोग करेंगे, अगर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन में इस घोषणा को जगह नहीं दी गई थी, अतः इस मुद्दे पर बातचीत टूट गई। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इन सब के बावजूद क्रिप्स प्रस्ताव ने अगस्त प्रस्ताव से आगे संवैधानिक प्रगति की दिशा में कुछ ठोस कार्य किए। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रमंडल से अलग होने के साथ साथ डोमिनियन स्टेटस का निश्चित आश्वासन तथा सिर्फ भारतीय सदस्यों के बनने वाली संविधान सभा। इस तरह क्रिप्स मिशन भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में यह असफल रहा। अगला जो प्रश्न है वह है माउंटबेटन योजना क्या थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत आए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा दी गई। माउंटबेटन योजना के जो मुख्य प्रस्ताव थे, तो भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। दूसरा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा।
अगला, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चौथा, रियासतों को यह छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में या भारत में सम्मिलित हो जाएं या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें। अगला जो प्रश्न है वह है कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इनके सिफारिशों को लिखें। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए 15 फरवरी 1946 ईस्वी को एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई। यह मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसके जो सदस्य थे वो स्टैफोर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर थे, और इसमें जो अध्यक्ष थे इसके वो स्टैफोर्ड क्रिस थे। इस मिशन ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। पहला, कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए जिसमें देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यातायात, विदेशी मामले और रक्षा विभागों की व्यवस्था इसके हाथों में होगी। दूसरा, सांप्रदायिक प्रश्न उस संप्रदाय के लोगों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तीसरा, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य शक्तियां प्रांतों के हाथों में होगी। चौथा, भारतीय प्रांतों को 3 भागों में विभक्त किया जाएगा और इन भागों को अपना प्रतिनिधि चुनने और संविधान बनाने का अधिकार होगा। पांचवा, संविधान सभा का गठन तथा उसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी निश्चित की गई। छठा, पाकिस्तान की मांग को औपचारिक स्वीकृति दी गई। और सातवां, एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में इसके उत्तर देखे। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।